सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार सचिवालय सेवा के ग्रामीण कार्य विभाग में कार्यरत हूँ। और मैं बायोलॉजी का जो सेशन स्टार्ट किया था उसमें आप लोग जो चैप्टर पढ़ चुके हैं वो इस प्रकार है। आप इसका इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ चुके हैं, आप इसका विटामिन्स मिनरल्स वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं, आप इसका न्यूट्रिएंट्स वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं, आप इसका डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन तंत्र। तो चलिए श्वसन तंत्र को स्टार्ट करते हैं। समझना क्या है, इसमें होता क्या है। श्वसन तंत्र में आपका लंग्स और हार्ट का यूज है, मेनली लंग्स का यूज है। अब समझते हैं लंग्स करता क्या है। श्वसन तंत्र का काम ये आप सोचते होंगे सांस लेना सांस छोड़ना, लेकिन सांस लेते क्यों है, छोड़ते क्यों है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन जो आता है वो हार्ट में जाता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट में जाता है। और ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि CO2 वापस लंग्स को भेज देता है और लंग्स उसको बाहर निकाल देता है। और इस प्रक्रिया में हम लोग को एनर्जी मिलता है, वो ATP के फॉर्म में मिलता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं कि श्वसन जो है वो किस प्रकार का रिएक्शन है। श्वसन एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। कैटाबॉलिक रिएक्शन, अब बताए थे रिएक्शन दो तरह का होता है, एक एनाबॉलिक रिएक्शन, एक कैटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक, तो श्वसन जो है वो कैटाबॉलिक रिएक्शन है। देखिए यहाँ देख लेते हैं कैटाबॉलिक क्या होता है। कैटाबॉलिक रिएक्शन ये होता है जब एक बड़ा मॉलिक्यूल टूटता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, तो उसको बोलते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। लेकिन जब एक बहुत सारे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं तो वो होता है एनाबॉलिक प्रोसेस। यानी कि व्हेन बिगर मॉलिक्यूल्स ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर मॉलिक्यूल्स, तो इसको बोलते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। व्हेन टू और मोर सिंपलर मॉलिक्यूल्स कंबाइंस टू फॉर्म बिगर मॉलिक्यूल्स, इसको बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये आप समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या होता है रेस्पिरेशन का, यानी कि श्वसन का। डेफिनेशन इसका, एक्वायर एनर्जी बाय गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज का मतलब ये है कि हम लोग O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये गैसियस एक्सचेंज हुआ, एक गैस लेना दूसरा गैस छोड़ना। इसी गैसियस एक्सचेंज से हम लोग को एनर्जी मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन एक, यानी कि वो एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखिए ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, इसको समझ लेते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है O2 को लेना, यानी कि O2 इंटेक करना, हाइड्रोजन को निकालना, हाइड्रोजन को निकालना, या फिर इलेक्ट्रॉन को निकालना। ये तीनों होता है आपका ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन इसका जस्ट उल्टा होता है, यानी कि O2 को निकालना, ठीक है, H2 को लेना, और इलेक्ट्रॉन E- दिखाते इलेक्ट्रॉन को लेना, ये होता है रिडक्शन। जहां पर याद रखिएगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा एक साथ होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब दोनों साथ में होगा इसको बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि ऑक्सीकरण और क्या बोलते हैं, रिडक्शन, ये दोनों रिएक्शन जब एक साथ होगा उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए श्वसन जो होता है वो आपका एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, यानी कि ग्लूकोज में ऑक्सीजन जुड़ता है। हम पहले बता दिए ऑक्सीजन लेना, यानी कि ये ऑक्सीजन को ले रहा है, तो ये क्या है, एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। और इसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। हम पहले बता दिए जब कोई बड़ा मॉलिक्यूल टूटेगा तो वो कैटाबॉलिक प्रोसेस होगा। देखिए यहाँ पे ग्लूकोज टूट गया CO2 और H2O में, तो ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। क्या समझ गए। और इसमें हम लोग को एनर्जी मिलता है, गैसीय सेक्शन से पढ़ चुके हैं। एनर्जी कितना मिलेगा, 686 किलो कैलोरी, 686 किलो कैलोरी। ये ATP के फॉर्म में मिलेगा, ATP के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, ये भी आपको दिमाग में बैठा लेना है। आगे बढ़ते हैं। ATP कैसे बनता है, ADP प्लस फॉस्फेट। ADP यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी कि इसमें दो गो फॉस्फेट है, यानी कि ADP में दो फॉस्फेट है, इसमें एक फॉस्फेट है, मिलकर तीन फॉस्फेट बना देगा, तीन को बोलते हैं ट्राइफॉस्फेट, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दो दो फॉस्फेट और एक फॉस्फेट, ये मिलके बना देगा तीन फॉस्फेट, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ATP को हम लोग पावर करेंसी भी बोलते हैं, पावर करेंसी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी को एनर्जी इसी फॉर्म में मिलती है।
कि हम लोग पढ़ चुके हैं 686 किलो कैलोरी। ये आप 686 भी याद रखिएगा। आप क्यों भूलेंगे इसको? जब आपको इतने अच्छे से पढ़ाया जा रहा है पूरे डिटेल में, तो आपको इसको भूलना क्यों है? एक एक वर्ड को पकड़िए, एक एक वर्ड को याद रखिए। अगर आप एक बार बायोलॉजी में पकड़ बना लेते हैं, विश्वास कीजिए, अगर आप मेरा वीडियो का पूरा सीरीज देखते हैं, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला बायोलॉजी में, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, चाहे कोई भी एग्जाम दे कंपटीशन का। ठीक है आगे बढ़ते हैं। एटीपी को पावर करेंसी भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी को एनर्जी इसी फॉर्म में मिलती है। ठीक है, कितना मिलता है? 686 किलो कैलोरी। ठीक है, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है, इसलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का विद्युत घर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका का बिजली घर या विद्युत घर, विद्युत गृह। कोशिका का विद्युत गृह भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे पावर हाउस ऑफ सेल, या इसको एक चीज और बोलते हैं हम लोग, ठीक है, किचन हाउस ऑफ द सेल। ये भी याद रखिएगा, किचन हाउस ऑफ द सेल। किचन हाउस ऑफ द सेल क्लोरोफिल को भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये दिमाग में बैठाइएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हम लोग इनहेल करेंगे, एक चीज और समझिए आप, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में अंतर है। ठीक है, सांस लेना और रेस्पिरेशन दोनों में अंतर है। ठीक है, ब्रीदिंग में क्या होता है? दो दो प्रोसेस होता है, इनहेल और एक्सेल। इनहेल और एक्सेल, ठीक है। लेकिन और रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज का टूटना, ग्लूकोज ब्रेक होता है, ग्लूकोज ब्रेक होता है, और ब्रेक होकर एनर्जी देता है एटीपी के फॉर्म में। रेस्पिरेशन में कोई एनर्जी नहीं मिलेगा। ये इनहेल और एक्सेल, बस इतना ही चीज है। और याद रखिएगा, ब्रीदिंग जो है वो एक फिजिकल प्रोसेस है, यानी कि सांस लेते हैं तो हमारा छाती सिकुड़ता है, लंग्स सिकुड़, सांस लेते हैं तो छाती फैलता है, लंग्स फैलता है। ठीक है, तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। ये एक केमिकल प्रोसेस है, यानी कि ग्लूकोज टूट के आपका वाटर और आपका CO2 बनाता है और एनर्जी देता है। तो इसीलिए रेस्पिरेशन जो है वो एक केमिकल प्रोसेस है, और ब्रीदिंग जो है वो एक फिजिकल प्रोसेस है। दोनों में अंतर है। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, आगे आते हैं। अब यहाँ समझते हैं। हम लोग नाक से सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं। ठीक है, और सांस लेने में O2 जाता है कहाँ? लंग्स में। सिर्फ O2 ही नहीं जाता है, दिमाग में उठा लीजिएगा। लेकिन हम लोग रेस्पिरेशन में सिर्फ O2 का यूज करते हैं, बाकी किसी का यूज नहीं करते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ O2 दिखाएं, बाकी कोई गैस नहीं दिखाएं। नाक से जाएगा O2 कहाँ पे? लंग्स में जाएगा। लंग्स से ये O2, सॉरी O लिख दिए, O2 हो गया। ठीक है, O2 लंग्स से ये O2 जाएगा कहाँ पे? ब्लड में। और ब्लड से ये जाएगा हमारे ऑर्गन में, यानी कि अंग में। ऑर्गन यानी कि अंग में। और अंग से ये जाएगा टिश्यू में। टिश्यू यानी कि उत्तक, उत्तक में। और उत्तक से ये जाएगा सेल में। सेल यानी कि कोशिका में। सेल यानी कि कोशिका में। आपको ये दिमाग बैठा लेना है कि कौन इस क्या क्या इसका प्रक्रिया है। अब इनहेल जो करते हैं O2 को, तो वो एल्वेलोई के द्वारा O2 ब्लड में मिल जाता है। एल्वेलोई के द्वारा O2 ब्लड में मिल जाता है। ठीक है, अब ब्लड में क्या होगा? O2 जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल, अनस्टेबल यानी कि अस्थाई। अस्थाई होना अच्छा है कि स्थाई होना अच्छा है? चलिए इसको भी समझा देते हैं। देखिए, ब्लड में ब्लड और क्या बोलते हैं, O2 और हीमोग्लोबिन। O2 और हीमोग्लोबिन जब मिलता है तो ये बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ग्लोबिन। ये एक अस्थाई कंपाउंड है, यानी कि अनस्टेबल है। ठीक है, यानी कि टेम्पोररी बनेगा और बाद में निकल जाएगा। टेम्पोररी बनेगा, बाद में निकल जाएगा। ठीक है, अब इसका समझते हैं। अगर ये स्टेबल हो जाता तो वो ब्लड में हमेशा रहता। ब्लड में हमेशा रहना ठीक नहीं है। ब्लड से O2 आया और CO2 निकल गया, और तुरंत तुरंत होना चाहिए, क्योंकि 1 मिनट में हम लोग 16 बार सांस लेते हैं, यानी कि 16 बार O2 आएगा, 16 बार CO2 निकलेगा। इस चीज को दिमाग में बैठाना है। ठीक है, तो ये अनस्टेबल ही होना चाहिए। अगर स्टेबल हो जाएगा तो O2 आएगा, CO2 निकलेगा ही नहीं। ठीक है, इसीलिए स्टेबल हो। अब जैसे मान लीजिए कि आप किसी को घर घर को किराए में दिए। ठीक है, किराए में दिए, वो आके घर में 100 साल हो गए, खाली ही नहीं कर रहा है, तो भाई ऐसा किराएदार का क्या फायदा है? समझ रहे ना? वही चीज है, ये किराएदार है, O2 आता है और CO2 निकलता है, समझे? तो वो अनस्टेबल ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कहाँ पर थे? हाँ, यहाँ पर थे। ऑक्सीमोग्लोबिन अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल ही होना चाहिए, वो जरूरी होता है।
और सेल में क्या होता है, फाइनली लास्ट में पहुंचता है कहाँ पर, सेल में, और सेल में होता है सेलुलर रेस्पायरेशन, सेलुलर रेस्पायरेशन, ठीक है, कोशिकीय श्वसन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज, ग्लूकोज ही हम लोग को एनर्जी देता है, इसलिए इसको फ्यूल ऑफ ह्यूमन बॉडी भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फ्यूल ऑफ ह्यूमन बॉडी। आगे बढ़ते हैं। ब्रीदिंग में दो चीज होता है, इनहेल और एक्सहेल, यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ना। नॉर्मल ब्रीदिंग, जब कोई इंसान नॉर्मल ब्रीदिंग होता है उसमें क्या होता है, इनहेल होगा, सबसे पहले सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, और फिर थोड़ा देर का पाउज होगा, थोड़ा देर रुकेंगे, फिर सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, फिर पाउज। लेकिन एबनॉर्मल ब्रीदिंग में क्या होगा, जो एबनॉर्मल क्या होगा, इनहेल, सांस लेंगे, फिर रुकेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे। तो ये गलत है, ये सही है, ठीक है। नॉर्मल ब्रीदिंग ये होता है। आगे आते हैं। मानव नाक में छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं जिन्हें हम नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। बाल बहुत जरूरी होता है, जब आप कहीं पर, आप देखिएगा, आप जब ट्रेवल करने जाएंगे तो वहां पर जो भी डस्ट होता है वो नाक के बाल में फंस जाता है और वो हम लोग को कचरा अंदर जाने से बचाता है। तो नाक का बाल भी जरूरी है, उसको हम लोग नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। लंग्स का बात करें तो लंग्स में 15 करोड़ एल्वेलॉय पाए जाते हैं, 15 करोड़ एल्वेलॉय, ये भी आपको दिमाग में बैठाना, 15 करोड़ एल्वेलॉय पाए जाते हैं। लंग्स के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसको हम लोग प्लूरा मेम्ब्रेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। इसके ऊपर एक झिल्ली है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन, प्लूवेरा लिखा हुआ, प्लूरा मेम्ब्रेन, PLEURA, प्लूरा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लूरा मेम्ब्रेन बोलते हैं। एल्वेलॉय, यहाँ देखिए एल्वेलॉय, कितना एल्वेलॉय होता है, 15 करोड़ एल्वेलॉय, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नाक से जाएगा कहाँ पे, नोजल कैविटी, नोजल नाक, नोजल कैविटी यानी कि नकछेद, उससे जाएगा नॉस्ट्रिल्स, बाल में, वो कचरा छान देगा, उसके जाएगा फ्राइनेक्स में, देखिए यहाँ पे, ये है आपका, ये आपका नाक है, ऐसे जाएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर लेरिंग्स होता है जिसको वाक यंत्र बोलते हैं, लेरिंग्स, ठीक है, वाक यंत्र, ठीक है। वहां से आएगा नीचे फेरिंग्स में, फेरिंग्स से होते हुए कहाँ जाएगा, विंड पाइप, विंड पाइप को ही बोलते हैं ट्रैकिया, देखिए विंड पाइप को ही क्या बोलते हैं, ट्रैकिया, ठीक, ट्रैकिया। तो ये वहां से जाएगा विंड पाइप में, विंड पाइप से जाएगा ब्रोंकी में, ब्रोंकी, ब्रोंकी से जाएगा ब्रोंकियोल्स में, फिर वहां से जाएगा एल्वेलॉय में, एल्वेलॉय से जाएगा ब्लड में, ब्लड से जाएगा ऑर्गन में, ऑर्गन से जाएगा सेल में, यानी कि इसी का बृहत रूप, ये जो बताए थे इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बता दिया गया है। आगे आते हैं। एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल क्या होता है कि आपका जो क्या बोलते हैं, गर्दन के पास देखिएगा उठा हुआ होता है एक पार्ट, उसको एडम्स एप्पल बोलते हैं, ठीक है। मोर डेवलप्ड इन मेल, पुरुषों में ज्यादा होता है और महिलाओं में कम होता है। पुरुषों की आवाज मोटी होती है, महिलाओं की आवाज पतली होती है। आगे आते हैं। फीमेल के वॉइस की पिच जो है, पिच, पिच जो होती है, तीखी साउंड, वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है। फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, पिच जो है वो आवृत्ति के समानुपाती होती है, मेल के कंपैरिजन में ज्यादा होती है फीमेल की, ठीक है। और यही पिच जो है महिला की आवाज तीखी बनाता है। आवाज तीखी बनाने का रीजन यही पिच है, पिच यानी कि पिच फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुआ तो पिच ज्यादा होगा, पिच ज्यादा होगा तो आवाज तीखा होगा। तो आपसे पूछेंगे महिला का आवाज तीखा होता है कि मेल का, पुरुष का, तो आवाज जो है महिला का तीखा होता है। आगे आते हैं। लैरिंग्स, लैरिंग्स जो है यह है एक साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन ऑफ ह्यूमन, यानी कि मानव में जो साउंड प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं लैरिंग्स। इसी को हम लोग बोलते हैं साउंड बॉक्स, क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स, ठीक है। इसमें साउंड प्रोड्यूस करने के लिए वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं, वोकल कॉर्ड, ठीक है। साउंड प्रोड्यूस करने के लिए क्या पाए थे, वोकल कॉर्ड, ठीक है। और ये टोटल दो होते हैं, कितना होते हैं, टोटल दो नंबर्स, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और सिरिंग्स क्या होता है, सिरिंग्स ये साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन ऑफ बर्ड्स होता है, पक्षियों में। तो मेल में, ह्यूमन में, हम लोग मानव में क्या होता है, लेरिंग्स, और पक्षियों में होता है सिरिंग्स, ठीक। लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड इन मेल और फीमेल, देखिए मेल और फीमेल का वोकल कॉर्ड का लंबाई देख लेते हैं। मेल में होता है 1.75 सेंटीमीटर से 2.25 सेंटीमीटर, और फीमेल में 1.25 से 1.75, यानी कि पुरुष बोल सकते हैं महिलाओं को कि तुम्हारा जहां पे खत्म होता है ना, मेरा वहां से स्टार्ट होता है। याद करने का तरीका है, तुम जहां पे खत्म करते हो ना वहां पे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। तो कितना दोनों का डिफरेंस देखिएगा, अगर लोअर टू लोअर का डिफरेंस देखिएगा तो भी आपको 5 mm आएगा, यानी कि 0.05 सेंटीमीटर, इसी को 5 mm बोल देंगे। और अपर से अपर देखिएगा तो भी आपको 5 mm आएगा, यानी कि फीमेल का वोकल कॉर्ड मेल के वोकल कॉर्ड से लगभग 5 mm छोटा होता है। आवाज तीखा है तो भाई चेंजिंग भी होगा। आगे आते हैं। रेस्पायरेशन प्रोसेस,
रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन का प्रक्रिया क्या है। 4 स्टेप है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। एक एक करके स्टेप को पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेप है, चलिए सबसे पहले इसको कलर कर लेते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, तीसरा प्रोसेस है इंटरनल रेस्पिरेशन, चौथा प्रोसेस है सेलुलर रेस्पिरेशन। यानी कि रेस्पिरेशन 4 प्रोसेस में 4 स्टेप में होता है। ठीक है, पहला प्रोसेस हम लोग देखते हैं, स्टेप 1। स्टेप 1 है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कि हम लोग O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। मुझे इनहेल, एक्सहेल, यूज। नाइट्रोजन का बात करें तो नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना परसेंट है, एटमॉस्फेयर में 78%। सांस लेते हैं तो क्या सिर्फ ऑक्सीजन जाता है, नहीं, नाइट्रोजन भी जाएगा, ऑक्सीजन भी जाएगा, आर्गन वगैरह सब गैस जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मेनली हम लोग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का देखते हैं, यही दोनों मेन है। ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। आप इस चीज को समझिएगा कि 78% नाइट्रोजन लिए और 78% छोड़ दिए, यानी कि यूज कितना किए, 0%। यूज कितना किए, 0%। आगे ऑक्सीजन वायुमंडल में 21% है, एटमॉस्फेयर में 21% है। 21% हम लोग लेते हैं और छोड़ते कितना, 17%। यूज कितना किए, 4%। अगर इसका माइनस करेंगे तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा था एनटीपीसी में, हमारे शरीर में जितना ऑक्सीजन आता है उसका कितना परसेंट बॉडी यूज करता है। आया कितना परसेंट, 21%। यूज कितना किया, 4%। अगर इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 4/21 इंटू 100, 21 को लगभग हम लोग मान सकते हैं 20, लगभग 20 मान सकते हैं। 20 पंचे 100, 5 के 20%। यानी कि आपका जितना भी ऑक्सीजन आता है उसका हम लोग 20% को यूज करते हैं, बाकी ऑक्सीजन भी निकल जाता है। पूरा ऑक्सीजन भी यूज नहीं होता है, 20% ऑक्सीजन ही यूज होता है। 20 से थोड़ा सा ज्यादा, या नहीं 20 से थोड़ा सा कम, क्योंकि 21 है ना, 21 को 20 माने हैं, तो जो भी आंसर आएगा उससे थोड़ा सा कम मिलेगा। यानी कि 20% से स्लाइटली कम, लगभग 20% ऑक्सीजन हम लोग यूज करते हैं। ठीक है और नाइट्रोजन 0% यूज करते हैं। आगे आते हैं, अगला स्टेप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, हम लोग O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, इसको समझते हैं। यह हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर अनस्टेबल कंपाउंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। बताए थे, हम बताए थे कि जब भी हीमोग्लोबिन होगा वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि अनस्टेबल होता है, जो कि क्या होता है, अनस्टेबल होता है। और इसका अनस्टेबल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको 1 मिनट में 16 बार ऑक्सीजन लेना है और छोड़ना है। वो अनस्टेबल ही होगा, अस्थायी बनेगा, टेम्पोररी। मान लीजिए आप कहीं पिकनिक पे जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, आप तंबू गाड़ते हैं कि नहीं, तंबू टेम्पोररी, प्लास्टिक का आप घर बनाते हैं टेम्पोररी रहने के लिए, रात में कहीं स्टे करते हैं, टेम्पोररी घर बनाते हैं। क्या वहां पे आप ईंटा का घर बना देंगे क्या, सीमेंट सीमेंट वगैरह बालू गिट्टी से, नहीं ना। तो ये टेम्पोररी है, ऑक्सीजन यहाँ आएगा, CO2 बन के निकलेगा, उसको वहां रुकना नहीं है, टेम्पोररी स्टे करना है। आप फूफा जी के यहाँ गए, फूफा जी के यहाँ 2 दिन के लिए रुक रहे हैं, तो क्या उनके यहाँ बिल्डिंग बना दीजिएगा, नहीं ना। वो अनस्टेबल है, उसको वहां रुकना है, ज्यादा दिन नहीं रहना है। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन अनस्टेबल बनता है। ठीक है, आगे आते हैं, अब CO2 का बात करते हैं। श्वसन के बाद जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो जितना भी CO2 यूज होता है उसका 10% CO2 हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है, हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है, और अनस्टेबल कंपाउंड कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाता है। यानी कि हीमोग्लोबिन और जब CO2 मिलेगा, देखिए यहाँ पर O2 का बात किए थे लेकिन यहाँ CO2 है, CO2 के साथ मिलेगा तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ये नाम याद रखिएगा। यहाँ पर है आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ मिला है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला है, इसलिए कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, नाम को याद रखिएगा। ठीक है, ये भी आपका क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ये भी अनस्टेबल। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी रुकना नहीं है, तुरंत निकल जाना है, अनस्टेबल ही बनाएगा। शेष 90%, देखिए यहाँ पे जितना भी CO2 लेते हैं, यानी कि 0.03% जो CO2 हम लोग लिए, वो वो आपका क्या हो गया, वो उसका आपका 10% जो है वो आपका हीमो ब्लड के साथ मिलता है, 10%, और ब्लड के साथ वो निकल जाता है। लेकिन शेष जो 90% है, बाकी बचा 90% CO2, वो क्या होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के द्वारा। यानी कि आप इस बात को समझ लीजिए कि हम लोग सोचते हैं कि सारा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से जाता है, नहीं, सारा ऑक्सीजन आप बोल सकते हैं कि ब्लड के थ्रू जाता है। क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन से रिएक्ट कर जाता है टोटल 100 का 100%। ठीक है, लेकिन आपका कार्बन डाइऑक्साइड का बात करें तो वो ब्लड के साथ सिर्फ उसका 10% मिलता है। यानी कि जो हमारे ऑर्गन्स वगैरह से निकल के जाएगा, ऑर्गन्स
से ब्लड के थ्रू जाएगा वो सिर्फ 10% जाएगा। यानी कि अगर मान लिया हम लोग समझते हैं ऐसे, देखिए लंग्स है, लंग्स लंग्स क्या करता है, O2 को भेजा कहाँ पे, हार्ट में, O2 को भेजा हार्ट में, ठीक है, 100% O2 को यूज कर लिया, फिर ये क्या किया, CO2 को निकाला और CO2 लंग्स को भेज दिया। ये आपका O2 जो है वो 100% दिया, ठीक है 100%, लेकिन CO2 ये सिर्फ 10% निकाला और लंग्स से निकल जाएगा, यानी कि सिर्फ 10% CO2 ही हम लोग लंग्स से बाहर निकालते हैं। बचा 90% वो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के द्वारा निकलता है। जैसे सोडियम को जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे, हमारे शरीर में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम भी होता है, ठीक है। तो ये जो है सोडियम और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। एक चीज याद याद रखिएगा, Na2CO3 इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, इसमें जब 10 H2O मिल जाएगा इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। और NaHCO3 इसको बोलते हैं हम लोग बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा वॉशिंग सोडा, ये बेकिंग सोडा, ठीक है। तो बस समझाने के लिए बोले हैं, तो सोडियम और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तो ये कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट कार्बोनेट कार्बोनेट, यानी कि कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है। ये आपका बन के, और ये कितना परसेंट निकल जाएगा कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के रूप में, ये शरीर से बाहर निकल जाएगा कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के रूप में, और ये 90% CO2 इसी के थ्रू बाहर निकलता है। यानी कि इसमें जो CO2 यूज हो रहा है वो 90% हो रहा है, और लंग्स से जो बाहर निकलेगा वो सिर्फ, यानी कि ब्लड के थ्रू जो बाहर निकलेगा वो सिर्फ और सिर्फ 10% निकलेगा। ये आपको दिमाग में बैठाना है। आगे आते हैं। अब एक चीज समझिएगा, हम लोग चाहे तो O2 के साथ रिएक्ट किए, चाहे CO2 के साथ रिएक्ट किए, वो हमारा अनस्टेबल कंपाउंड बनाया। लेकिन वही जब हम लोग CO यानी कि कार्बन मोनोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे बहुत स्टेबल कंपाउंड बना देता है, बहुत स्टेबल कंपाउंड, एकदम जिद्दी, निकलेगा ही नहीं वहां से, ठीक है। अब ये होता कैसे है, देखिए व्हीकल्स के धुएं, जो हम लोग का गाड़ी का धुआं निकलता है, सिगरेट का धुआं, कोयला का धुआं, या चिमनी या अंगीठी, ये इस सब से क्या होता है, जब भी कार्बन मोनोक्साइड रिएक्ट करेगा तो वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, कार्बोक्सी, ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और ये बहुत स्टेबल कंपाउंड होता है, हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोक्साइड कार्बोक्सी, ठीक है। हीमोग्लोबिन का सीओ के साथ सबसे अच्छा संबंध होता है तथा यह एक स्टेबल कंपाउंड, जिद्दी, छोड़ता ही नहीं है इसको, ठीक है, जो आसानी से सेपरेट नहीं होता है। अतः कार्बन मोनोक्साइड जो है ब्लड में ऑक्सीजन के घुलने की कैपेसिटी को कम कर देता है। क्यों कम करेगा, क्योंकि ब्लड में तो यही मिला हुआ रहेगा, तो ऑक्सीजन को कहाँ से घुलने देगा, तो ब्लड में ऑक्सीजन के घुलने की कैपेसिटी को कम कर देता है, जो ब्लड में WBC की संख्या को बढ़ा देता है। WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, जिससे हमें ब्लड कैंसर यानी कि ल्यूकेमिया नामक बीमारी हो जाती है। तो ब्लड कैंसर का कारण है। अब एक एग्जांपल आपको बताते हैं, घर में आप देखे होंगे फिल्म वगैरह, राज मूवी देखे होंगे, तो घर में किनारे एक छोटा सा अंगीठी होता है, वहां पे ऐसे आग जलता रहता है, ऐसे ऐसे आग जलता रहता है, ठीक है। वहाँ किनारे में मूवी वगैरह में बहुत दिखाता है, वहां पे आके हीरो हीरोइन आग तापते रहते हैं, ठीक है। ये अंगूठी अगर अंगीठी अगर बंद कमरे में कर दिया जाए तो वो, बंद कमरे में ऑक्सीजन तो होगा नहीं, ऑक्सीजन का जब कंप्लीट कंबसन होता है यानी कि पूर्ण दहन तो आपका CO2 बनता है। लेकिन जब ऑक्सीजन का इनकम्प्लीट कंबसन होगा यानी कि अपूर्ण दहन, तो उसमें आपका कार्बन मोनोक्साइड बनता है। तो कंप्लीट कंबसन से आपका CO2 बनेगा और इनकम्प्लीट कंबसन से CO बनेगा। रूम जब बंद है तो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी है नहीं, तो वहां पे इनकम्प्लीट कंबसन होगा तो वहां CO बन जाता है, ठीक है। बंद कमरा में कभी भी आप जलाइएगा, आग लगाइएगा, तो वो इनकम्प्लीट कंबसन होता है, कार्बन मोनोक्साइड बनने की संभावना ज्यादा रहती है, तो वो आपका हार्मफुल होता है। एक बार इसी तरह ठंडा का मौसम था, रूम गर्म करने के लिए चूल्हा जला के छोड़ दिए थे रूम में, पता चला 4 आदमी बेहोश हो गया था उसमें, ठीक है। अब ये समझिएगा, जो हम लोग का नॉर्मल RBC और WBC का रेशियो होता है वो होता है 600:1, ठीक है। और अगर इस रेशियो से WBC हल्का सा भी भाग गया 1.0102, ये संभावना होती है ब्लड कैंसर की। या फिर 600:1.5 बहुत ज्यादा हो गया, इतना रेशियो होना नहीं चाहिए। आगे आते हैं ऑन्कोलॉजी, जब कैंसर का बात किए हैं
तो स्टडी ऑफ कैंसर को बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड का बात किए तो इससे रिलेटेड दो गैस होता है, वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस। सीओ में जब H2 मिला देंगे तो हो जाएगा वाटर गैस, सीओ प्लस वाटर, सीओ प्लस H2 वाटर गैस, ठीक है। लेकिन सीओ में H2 के साथ N2 भी मिल गया, प्रोड्यूसर गैस, N2 भी मिल गया तो प्रोड्यूसर गैस। ठीक, आगे आते हैं। दो प्रोसेस पढ़ लिए हम लोग, इसका दो प्रोसेस, ये और ये पढ़ लिए। तीसरा प्रोसेस और चौथा प्रोसेस बचा हुआ है, इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। चलिए इंटरनल में आते हैं। स्टेप 3, इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है, ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन का सेल तक पहुंचना। यानी कि जो हम लोग ऑक्सीजन जो है ब्लड में मिला, ब्लड यानी कि ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में आयरन नामक तत्व पाया जाता है, यानी कि आयरन पाया जाता है, ठीक है। तो जब भी ऑक्सीजन में हीमोग्लोबिन मिलेगा तो क्या बनाएगा, बताए थे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड में मिलके आपका कहाँ तक पहुंच जाएगा, सेल तक, यानी कि प्रत्येक शरीर के कोशिका तक पहुंच जाएगा। और कोशिका में पहुंचेगा तो ये क्या करेगा, ब्लड जो है O2 को पहुंचाएगा ऑर्गन में, ऑर्गन इसको क्या पहुंचाएगा, टिश्यू में, और टिश्यू इसको पहुंचाएगा सेल में। सेल में पहुंचाना ही होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। अब सेल में पहुंच गया उसके बाद होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, वो होता है स्टेप 4। सेलुलर रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, एरोबिक और एनएरोबिक। देखिए इसको हिंदी में अगर बोलेंगे तो बोलेंगे वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, श्वसन, ठीक है। वायवीय श्वसन या अवायवीय श्वसन ये बोलते हैं, ठीक है। अब समझिए वायवीय श्वसन किसको बोलते हैं, वायु के प्रेजेंस में, यानी कि वायु यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अवायवीय, अवायवीय में दो कंडीशन होता है, एक तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में यानी कि अनुपस्थिति में, और एक ऑक्सीजन के लेस प्रेजेंस में। हम बताए थे जब कम कम प्रेजेंस होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, अंगीठी वाला एग्जांपल दिए थे, लेस प्रेजेंस में। तो वो तो बाहर था, ब्रीदिंग वगैरह वाला केस था। लेकिन जब सेल के अंदर में रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन, उस समय भी ये दो केस होता है। इस दोनों केस को हम लोग डाल देते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। चलिए आते हैं, दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। एरोबिक और एनएरोबिक में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। सबसे पहले आते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन या तो लेस प्रेजेंट होगा, कम प्रेजेंट होगा, कम मात्रा में उपलब्ध होगा, या तो ऑक्सीजन एब्सेंट होगा, ठीक है। लेस प्रेजेंट कहाँ होता है, हम लोग का मसल, मसल जब आपका, जैसे हम लोग रनिंग करते हैं, रनिंग करते हैं तो बहुत तेजी में रनिंग कर रहे हैं, तो हमारा शरीर जो ग्लूकोज को बहुत तेजी में तोड़ता है, तो जब तेजी में तोड़ता है तो हमारा शरीर ऑक्सीजन का डिमांड ज्यादा करता है, इसलिए हम लोग सांस तेजी से लेने लगते हैं। लेकिन उतना सांस तेजी से लेने के बावजूद भी अगर आपका ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो पाता है तो मसल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन लेस प्रेजेंट होता है। तो वहां पर क्या जमा हो जाता है, लैक्टिक एसिड, वहां पर क्या जमा हो जाता है, लैक्टिक एसिड। और यही लैक्टिक एसिड आपका दर्द का कारण बनता है। इसलिए आप लोग बोलते हैं बहुत रनिंग कर लिया, पैर दर्द कर रहा है, घुटना दर्द कर रहा है, वो लैक्टिक एसिड के कारण होता है, ये याद रखिएगा, लेस प्रेजेंट। और एब्सेंट, एब्सेंट होता है किसमें, यीस्ट में, यीस्ट, यीस्ट यानी कि इसको बोलते हैं खमीर, खमीर, उसमें होता है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। आगे आते हैं, गैसेज आर एक्सचेंज्ड। गैस इसमें एक्सचेंज होता है, यानी कि O2 आएगा, CO2 निकलेगा, ठीक है, गैस एक्सचेंज होता है। लेकिन इसमें गैसेज आर नॉट एक्सचेंज्ड, गैस एक्सचेंज नहीं होता है। अगला, इट कैन बी फाउंड इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। यह दोनों जगह हो सकता है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म को बोलते हैं कोशिका द्रव, कोशिका द्रव्य, ठीक। अब आप लोग बोलिएगा कि कोशिका द्रव्य क्या होता है, आपको यहाँ समझा देते हैं हम। आगे कहाँ गया, इधर ही था, हाँ देखिए, ये इतना दूर का पोर्शन समझिए। जो हमारा प्रोटोप्लाज्म होता है, जीव द्रव्य, ये आपका मान लीजिए कि ये पूरा आपका क्या है, सेल, ये पूरा आपका सेल है, ठीक है, यानी कि कोशिका है। और ये उसके अंदर में उसका क्या है, न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक, ठीक है। तो बाहर में हो गया सेल, ये हो गया न्यूक्लियस, केंद्रक। केंद्रक के अंदर में जो द्रव्य होगा, केंद्रक के अंदर में जो द्रव्य होगा उसको बोलेंगे केंद्रक द्रव्य, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म। ये आप, ये कंफ्यूजन दूर हो गया। न्यूक्लियोप्लाज्म किसको बोलते हैं, फ्लूइड इनसाइड न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब साइटोप्लाज्म क्या होगा, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या होता है, इसके और इसके बीच में, यहाँ पर जो ये सब जो लिक्विड है ना, ये सब इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म बोलते हैं। यानी कि साइटोप्लाज्म क्या हो गया आपका, फ्लूइड बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन, ये इस दोनों के बीच में जो फ्लूइड होगा यहाँ पर, ये सब जगह पर, इसको बोलेंगे हम लोग साइटोप्लाज्म। और इस दोनों को मिला देंगे तो बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, यही प्रोटोप्लाज्म का दो टाइप होता है, ये और ये। तो आप समझ लीजिए साइटोप्लाज्म जो हम लोग वर्ड यहाँ यूज किए हैं वो क्या है, ये बीच वाला, ये बीच वाला। तो अब चलिए आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे, ये कहाँ होता है, ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक, लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि अवायवीय श्वसन, ये हमेशा साइटोप्लाज्म में ही होगा, सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज, इसमें क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूटेगा CO2 और H2O में। ये तो सिंपल है, जानते हैं हम लोग, पहले से ही पढ़े हैं। लेकिन इसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन हम लोग जानते हैं, इसमें दो चीज होता है। देखिए, या तो ऑक्सीजन आपको लेस प्रेजेंस में हो, देखिए, या तो ऑक्सीजन आपको एब्सेंट हो, या तो ऑक्सीजन लेस प्रेजेंस में हो। जब आपका एब्सेंट होगा उस समय आपको क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल और CO2। ठीक है, ये एब्सेंट वाला कंडीशन, ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे, एब्सेंट है, एब्सेंट। ठीक है, लेकिन जब आपका लेस प्रेजेंट है, यानी कि कम, जब हम लोग रनिंग करते हैं, रनिंग करते समय, तो आपका क्या बनेगा, ये आपका लेस प्रेजेंट वाला कंडीशन है, लेस प्रेजेंट। उस कंडीशन में क्या बनेगा, ग्लूकोज टूट के क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड। आगे समझिए, जितना भी हाइयर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जितना भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, बड़ा बड़ा ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपका मैमल्स हो गया, प्लांट हो गया, ठीक है, स्तनधारी प्लांट, ठीक है, पादप, इसमें आपका क्या होता है, वायवीय श्वसन होता है, ये वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन। लेकिन जो आपका छोटा ऑर्गेनिज्म है, लोअर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया और यीस्ट, अगर आप बैक्टीरिया का बात करें या आप यीस्ट का बात करें, तो उसमें आपका क्या होता है, ये अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, यहाँ पे लिख देते हैं अवायवीय, अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है, हम लोग में क्या होता है, हम लोग में ये होता है, और ये भी होता है एनारोबिक, कहाँ पर, हमारे मसल में। देखिए पढ़ते हैं, एनिमल एंड ह्यूमन, जो जंतु और ये क्या बोलते हैं, ह्यूमन होते हैं, मानव होते हैं, उनके मसल ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज, जब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, अंडरगो करते हैं, तो इसमें ये रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन, जहां पर लैक्टिक एसिड बन जाता है। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, और ये लैक्टिक एसिड जो है, CO2 नहीं बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। तो वहां पर मसल जो है पेन एराइज हो जाता है, मसल हमारा दर्द करने लगता है, मसल पेन, इसी लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। अब आप समझिए, ग्लूकोज का जो टूटना है, ग्लूकोज जो है वो सबसे पहले पायरुविक एसिड में टूटेगा, और उसके बाद ये 3 स्टेप होता है इसमें। यानी कि ग्लूकोज से कुछ भी हो, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो, चाहे वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, ठीक है, आपका ये यहाँ से यहाँ तक तो बनेगा ही दोनों में। यानी कि अगर हम लोग इसको गोल कर दें, ये गोल कर दे यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपका बनना ही है, पक्का है कि बनेगा ही, दोनों कंडीशन में, बहुत बहुत कंडीशन, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो, चाहे एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों में ये आपका बनेगा ही। ग्लूकोज टूट के आपका पायरुवेट एसिड बनेगा ही। ठीक है, अब इसको हम लोग समझेंगे यहाँ पे लास्ट में, इसको लास्ट में समझेंगे। ठीक है, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें 2 स्टेप होता है, स्टेप 1 और स्टेप 2। ठीक, चलिए स्टेप 1 पहले पढ़ते हैं। स्टेप 1, पहला स्टेप क्या है और दूसरा स्टेप क्या है। पहला स्टेप को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, दूसरा स्टेप को बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि CO2 किस में प्रोड्यूस होता है, तो क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत पूछता है। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल कहाँ कंप्लीट होता है, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है, साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है। और आपका क्रेब्स साइकिल कहाँ कंप्लीट होता है, क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ कंप्लीट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, या माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है। ये भी आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, और ये कहाँ, यह पार्ट साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि वायवीय श्वसन पहले पढ़ चुके हैं, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। ठीक है,
इसमें दो दो स्टेप है। स्टेप 1 है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। इसके खोजकर्ता 3 आदमी हैं, इम्बेडन, मेयरहॉफ और पार्सन। इसी 3 आदमी की खोज करने के कारण इसको ईएमपी साइकिल भी बोलते हैं, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल को भी हम लोग ईएमपी साइकिल भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज ये टूटेगा। इसका फॉर्मूला याद रखिए, पायरुविक एसिड CH3CHOH यानी कि CH3CH, यहाँ पे OH और COH, ये हो गया आपका पायरुविक एसिड। ठीक है, और 4 एटीपी एनर्जी निकलेगा इससे, 4 एटीपी। ठीक है, लेकिन ये 4 एटीपी का दो एटीपी जो है इस साइकिल में खर्च हो जाता है, यानी कि इस 4 एटीपी में 2 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल को कंप्लीट करने में खर्च हो जाता है। तो फाइनली इसका 2 एटीपी ही बचता है, 2 एटीपी, यानी कि ग्लूकोज टूटेगा 2 पायरुविक एसिड और 2 एटीपी। यही तो हम यहाँ बताए थे, ग्लूकोज टूटेगा पायरुवेट एसिड और 2 एटीपी, क्योंकि 2 एटीपी इस सर्कल को कंप्लीट करने में खत्म हो जाता है। ये सर्कल कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म। कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में। ठीक है, इतना दोनों में कॉमन है। इसके बाद यहाँ पर चेंज होता है, इसके बाद यहाँ 3 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है आपका CO2 और H2O बनाता है। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। जब हम लोग को ऑक्सीजन, यानी कि ये हो गया आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, और ये दोनों हो गया एनारोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि इतना स्टेप दोनों में कॉमन है, एरोबिक और एनारोबिक, और इसी स्टेप को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। ठीक है, और ये जो स्टेप हो रहा है, ये लास्ट वाला, इसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल यानी कि ये पायरुवेट एसिड जो टूट के CO2 और H2O बनाता है, और ये कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ये होता है आपका क्रेब्स साइकिल। यही अगर बात करें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन है ही नहीं, एकदम 0% ऑक्सीजन, वो होता है यीस्ट में। जब हम लोग खमीर बनाते हैं, उस कंडीशन में आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहां पे इथाइल अल्कोहल और CO2 बनता है, इथाइल अल्कोहल और CO2 बनता है, याद रखिएगा। फर्मेंटेशन इसी प्रोसेस का नाम है। आगे आते हैं आपका लेस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब हमारे शरीर में कम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, जो हमारे मसल में होता है, उसको बोलते हैं होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं, होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन। इसमें लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। तो आपको याद रखना क्या बनता है, देखिए यहाँ पर बनेगा लैक्टिक एसिड, यहाँ पर बनेगा CO2 और H2O, और यहाँ पर बनेगा इथाइल अल्कोहल और CO2, यानी कि यहाँ पर बनेगा इथाइल अल्कोहल और CO2। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्रेब्स साइकिल दूसरा स्टेप है, क्रेब्स साइकिल। इसकी खोज हेनरी क्रेब्स ने की थी। इसको साइट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। देखिए, इसको साइट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और हेनरी क्रेब्स जो है इसका डिस्कवरी किया था। आगे बढ़ते हैं। इस साइकिल में 2 CO2 गैस प्रोड्यूस होता है, यानी कि देखिए ग्लूकोज जो है सबसे पहला स्टेप में 2 पायरुविक एसिड और 2 एटीपी निकालता है। ठीक है, और एक पायरुविक एसिड जो है आपका 18 एटीपी एनर्जी देता है। या देखिए, पायरुविक एसिड का एक मॉलिक्यूल ब्रेक होकर 18 एटीपी एनर्जी देता है, यानी कि जो हम लोग पहला स्टेप पढ़े हैं, जो हम लोग यहाँ पे आपका पहला स्टेप पढ़े हैं, 2 Pa प्लस 2 एटीपी। तो यहाँ पे 2 पायरुविक एसिड एक देता है आपका 18 एटीपी, तो 18 दूनी 36 एटीपी, और यहाँ पे 2 एटीपी, तो टोटल कितना हो गया, 36 2 38 एटीपी, यानी कि टोटल 38 एटीपी एनर्जी हम लोग को मिलेगा। ठीक है, 38 एटीपी एनर्जी मिलेगा स्टेप 2 में। ठीक है, इस प्रक्रिया में जो H2O बनता है, जो H2O बनता है वो O2 के ऑक्सीजन से बनता है। किससे बनता है, O2 के ऑक्सीजन से बनता है। ये भी आपको याद है। आपसे ये क्वेश्चन क्यों पूछता है, आपसे एग्जाम में पूछ, देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ते जब है तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, ग्लूकोज जो है उसमें ऑक्सीजन मिला, और वो क्या बनाता है, CO2 प्लस H2O और प्लस एटीपी, जो एनर्जी मिलता है हम लोग को। तो आप ये समझिएगा, जो H2O बनता है, H2O वो इस O2 से बनता है, ना कि ग्लूकोज। ग्लूकोज में C6H12O6, इसमें भी तो ऑक्सीजन है, इसका ऑक्सीजन से H2O नहीं बनेगा, O2 के ऑक्सीजन से बनेगा। ये बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछता है। ये O2 के ऑक्सीजन से बनता है, ना कि ग्लूकोज के ऑक्सीजन से। जो भी इसमें H2O बनेगा वो ग्लूकोज के O2 से नहीं बनेगा, O2 ग्लूकोज के ऑक्सीजन से नहीं बनेगा, O2 के ऑक्सीजन से बनेगा। इस चीज को दिमाग बनाना। कितना एनर्जी निकलता है, 38 एटीपी। तो आप एरोबिक रेस्पिरेशन का दोनों स्टेप आप समझ चुके हैं।
पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, जो कि यहाँ से यहाँ तक होता है, ये वाला स्टेप। ग्लूकोज आपका पायरुविक एसिड बनेगा और 2 एटीपी एनर्जी निकालेगा, यही आपका ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। और ये जो लास्ट में आपका ये बचा CO2 और H2O, ये हो गया आपका क्रेब्स साइकिल। ये आपका क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये आपका क्या हो गया, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल। अब आ जाते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में, अवायवीय श्वसन। इसमें दो कंडीशन है, एक तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन लेस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। या तो ऑक्सीजन होगा ही नहीं, या तो होगा तो बहुत कम मात्रा में होगा। तो पहला देखते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जब भी इसमें क्या होगा, ग्लूकोज टूटेगा, ग्लूकोज टूटेगा C2H5OH, जिसको हम बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, और CO2 और 56 किलो कैलोरी एनर्जी। यहाँ पर कितना निकलता है, 56 किलो कैलोरी एनर्जी। ठीक, इसमें भी एनर्जी निकलता है। ठीक है, याद रखिएगा इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन, किण्वन। ठीक है, और इसका खोज कौन किया था, लुई पास्चर। लुई पास्चर के बारे में आपको जानना है कि लुई पास्चर जो है फर्मेंटेशन का खोज किया था। रेबीज के टीका का खोज यही किया था ना, रेबीज के टीका का खोज यही किया था। और ये आपका पैस्चुराइजेशन का खोज किया था। पैस्चुराइजेशन, दूध को सबसे पहले गर्म करते हैं बहुत तेज टेम्परेचर में, और उसको एकदम तेजी से ठंडा करते हैं, उसी को बोलते हैं पैस्चुराइजेशन। आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कितना डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, 62 डिग्री सेल्सियस पर, 62 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं और ठंडा करते हैं, उसी को बोलते हैं पास्चुराइजेशन। तो लुई पास्चर जो है वही फर्मेंटेशन का खोज किया था। और फर्मेंटेशन क्या है, ये प्रोसेस, ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल को बनाना। ग्लूकोज से क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल, इसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। आगे फर्मेंटेशन का यूज कहाँ होता है, दूध से दही बनाने में, बियर बनाने में, बियर जो पीते हैं दारू उसमें, और ब्रेड बनाने में, ब्रेड में भी आपका फर्मेंटेशन का ही यूज होता है। यह प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में होती है। हम पढ़ चुके हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए हम पहले पढ़ चुके हैं कि एरोबिक में दोनों कंडीशन है। पहला स्टेप आपका होगा कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में, और दूसरा स्टेप कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, लेकिन इसका अगर बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन का, ये दोनों आपका सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही होगा। देखिए यहाँ पे भी साइटोप्लाज्म, ये भी साइटोप्लाज्म में ही, साइटोप्लाज्म में ही कंप्लीट होगा। यानी कि इसमें आपको कंफ्यूजन ही नहीं है, कंफ्यूजन रखना भी नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं लेस प्रेजेंस वाला कंडीशन। लेस प्रेजेंट वाला कंडीशन में क्या होगा, ग्लूकोज जो है वो आपका टूटेगा पायरुविक एसिड और 4 एटीपी बताए थे। ये तो सब दोनों में कॉमन है जिसको हम लोग ग्लाइकोलाइसिस साइकिल बोलते हैं। और इसका 2 एटीपी इसका सर्कल कंप्लीट करने में खत्म हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल यानी कि EMP साइकिल द्वारा कंप्लीट होता है, 2 एटीपी खर्च होता है, तो फाइनली ये बनेगा। यानी हम पहले ही बता दिए कि ये स्टेप जो है कॉमन है दोनों के लिए, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ तक तो दोनों में कॉमन होगा, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल दोनों में होगा, एरोबिक हो या एनाएरोबिक हो। ठीक है, तो यहाँ आ जाते हैं, ये साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है। ठीक है, ये आपका कहाँ कंप्लीट होगा, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अगले चरण में यह पायरुविक एसिड एटीपी में कन्वर्ट नहीं हुआ। अब देखिए ये पायरुविक एसिड जो है, हम पढ़े थे क्या कि पायरुविक एसिड जो है वो 18 एटीपी एनर्जी निकालता है। कहाँ पढ़े थे, वायवीय श्वसन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में। लेकिन ये अगर 18 एटीपी नहीं बनाया तो क्या होगा, तो लेट नहीं करेगा, तुरंत लैक्टिक एसिड बना देगा, तुरंत क्या बना देगा, लैक्टिक एसिड। ठीक है, यदि लैक्टिक एसिड हमारे मांसपेशी में जमा होकर हमें दर्द, यही लैक्टिक एसिड क्या करेगा, यदि नहीं होगा यहाँ यही होगा, यही लैक्टिक एसिड, यही लैक्टिक एसिड जो है हमारे मांसपेशी में जमा हो जाता है, हमारे पैर घुटना में जमा हो जाएगा, हाथ में, कमर में, कंधा में, हर जगह जमा हो जाएगा, हमें दर्द, थकान, अकड़न पैदा करता है। स्विमिंग, रनिंग, एक्सरसाइज, ये तीनों जब हम करते हैं, हमारे शरीर में जो भी दर्द, थकान या अकड़न पैदा होती है वो इसी लैक्टिक एसिड के कारण होती है। अब बोलते हैं ना कि साला आज बहुत ज्यादा दौड़ लिए जिसके कारण मेरा पैर दुख रहा है, दौड़ने के कारण लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, वही लैक्टिक एसिड आपको थकान देता है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में हमको जितना आता था बहुत ब्रीफली आपको समझा दिए हैं। अब इसमें एक भी क्वेश्चन छूटने वाला है नहीं आपका, इससे ज्यादा किसी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा। चलिए आगे आते हैं श्वसन तंत्र में और क्या बचा हुआ है, कौन सा जीव किस अंग द्वारा श्वसन करते हैं, कौन सा ऑर्गन द्वारा श्वसन करते हैं। तो सबसे पहले आपका बात करते हैं फिश यानी कि मछली। मछली गिल के द्वारा श्वसन करते हैं, गिल, गिल से सांस कर लेते हैं, गिल, मछली गिल के द्वारा, गिल। ठीक है, दूसरा आपका फ्रॉग, मेढक, मेढक स्किन और लंग्स दोनों से सांस लेते हैं, मेढक स्किन और लंग्स दोनों से सांस लेते हैं। तीसरा आपका लीच, लीच आपका स्किन से सांस लेगा, लीच यानी कि जोंक, स्किन से, जोंक हमेशा स्किन से सांस लेता है।
त्वचा से, ठीक है। अगला है आपका ट्रैक इंसेक्ट, इंसेक्ट ट्रैकिया से लेता है, ट्रैकिया को हम लोग बोलते हैं विंड पाइप, ट्रैकिया से लेता है। रेप्टाइल्स भी आपका ट्रैकिया से लेगा, विंड पाइप से, यानी कि कीड़ा मकोड़ा और रेप्टाइल्स ये दोनों आपका विंड पाइप से लेगा, ट्रैकिया से। अब आते हैं आपका एव्स, एव्स यानी कि पक्षी, बर्ड्स, एव्स यानी कि बर्ड्स, बर्ड्स को बोलते हैं एव्स। और मैमल्स यानी कि स्तनधारी, बर्ड्स और स्तनधारी आपका लंग्स से लेता है, लंग्स से, ठीक है, लंग्स से लेता है। अर्थवर्म, अर्थवर्म का बात करें, केचुआ, वो भी स्किन से लेता है। तो जहां से जोंक लेगा, जोंक और अर्थवर्म देखते हैं एक जैसा लगता है देखने में, जोंक और आपका केचुआ एक जैसा देखने में लगता है, थोड़ा सा केचुआ लंबा होता है, जोंक थोड़ा छोटा होता है। तो ये दोनों स्किन से लेगा। केचुआ को बोलते हैं किसान का मित्र, क्यों? क्योंकि जिस मिट्टी में ये रहेगा ना, उस मिट्टी में ये छेदा छेदा कर देता है, छेदा कर देता है, जिससे क्या होता है, इसमें एयर जा सके, क्या जा सके, एयर, एयर जा सके और वाटर जा सके, और वाटर जा सके। और उससे क्या होता है, मृदा जो है वो उपजाऊ हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। यानी कि जोंक जो है वो मिट्टी को भुरभुरा बना देता है, जिसके कारण मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किसान का मित्र बोलते हैं, ठीक। और केंचुए को पालते हैं लोग, बहुत जगह क्या होता है, मिट्टी होगा, मिट्टी में केंचुआ डाल देंगे तो उसका फसल बढ़ जाएगा, फसल का उत्पादन बढ़ जाएगा। तो उस केंचुए का पालन को बोलते हैं वर्मी कल्चर, क्या बोलते हैं, वर्मी कल्चर, ये भी आपको याद रखना है, केंचुए का पालन को बोलते हैं वर्मी कल्चर। तो इतना ही था हमारा वीडियो। तो आप हमें कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते आप, जब हमारा वीडियो आप पूरा देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि मेरा वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव है। आप देखिएगा ही नहीं तो आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव नहीं लगेगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तभी मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, और उस लोग को शेयर कीजिएगा जिसको लगे कि हाँ उसको पढ़ने की जरूरत है, और वो बायोलॉजी पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है अगर आपको, तो हमारे सेशन को हमेशा देखिए और 10 लोगों तक, 15 लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अगर आप ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं तो हमें मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी कि हाँ हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इतना ही आज का सेशन है। तो इतना कहकर ही मैं अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहता हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए।